Hello everyone, good morning. Am I audible to all of you? Chalo. I can see only 35 students. Shall we start? Okay. टेनोफोरा जिसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट फाइल हम पढ़ रहे हैं टेनोफोरा, दैट इज कॉम जेली और कॉम बेरिंग. ठीक है. So I will show you the images also, but let us discuss about this animal of this phylum. ठीक है. Ctenophora, it's a very small phylum, it's a microphylum, it's microphylla. So commonly this organism or the animal belongs to this phylum. They are known as sea walnuts or calm jellies. Commonly हम इसे क्या बोलते हैं? Sea walnuts or calm jelly. Calm jellies. Sea walnuts or common jellies. ठीक है. Now they are mostly what they are marine. Where will find them? They are marine. ठीक है. And they are symmetry. If you see the symmetry of this organism, they are radially symmetrical. They are radially symmetrical. They are radially symmetrical. And if you talk about the germ layer, they are diploblastic. They are diploblastic. But sometimes scientists also believe that they are triploblastic. Okay, कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है. Now, body wall has two layers. अगर हम इनका body wall देखेंगे तो how many layers will find? We'll find two layers. So body wall is having two layers. So body wall is having two layers. Epidermis, that is the outermost layer, innermost layer is called gastrodermis. So epidermis and gastrodermis. Gastrodermis. ठीक है. तो एपिडर्मिस के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. एपिडर्मिस, this is the outermost layer, okay, of this organism, of the animal. And the outermost cells are basically the cells which is having or present in the outermost layer, that is in the epidermis, are sensory cells. ठीक है. And this cells, they also secrete mucus. What they secrete? Also secrete mucus. ठीक है. Now there are special cells which are present in the tentacles. Those are known as कोलोब्लास्ट cells. इनके टेंटिकल्स में स्पेशल तरह के सेल्स रहते हैं, अलग तरह के सेल्स रहते हैं. इसको हम बोलते हैं कोलोब्लास्ट सेल. कोलोब्लास्ट सेल्स. ठीक है. अच्छा, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या होता है? नाउ दिस कोलोब्लास्ट सेल्स एक्चुअली दे हेल्प टू गेट अटैच्ड
and actually they help to capture the food easily. ये जो कोलोब्लास्ट सेल्स है ये इस ऑर्गेनिज्म को, इस एनिमल को किसमें हेल्प करता है? इट हेल्प द एनिमल टू एक्चुअली कैप्चर द फूड, जो भी वो खाते हैं उसका, उसको खाना खाते हैं, मतलब उसको पकड़ने के लिए। वरुण कुछ पूछ रहा है, एपिडर्मिस में है ही होता है, वाई? तो एपिडर्मिस में नहीं होगा तो मतलब आपके हाथ में अगर फिंगर नहीं होगा तो आप कैसे खाओगे? अगर बॉडी के अंदर का फिंगर रहेगा तो आप खाना पकड़ सकते हो, तो पकड़ के खा सकते हो। यस, इफ सम इज एक्चुअली प्रोटेक्शन। अभी देखो बेसिकली क्या है ना, ये जो इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनमें प्रोटेक्शन के लिए डेवलप मतलब प्रॉपर अपेंडेजेस उनके लोकोमोशन के लिए नहीं है। सबसे पहला तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लोकोमोशन के लिए मैंने पहले डिस्कस किया था कि जेलीज जो है दे यूज द वाटर जेट और द हाइड्रो propulsion सिस्टम। तो लोकोमोशन के लिए उनके पास उतना एडवांस, बिकॉज whenever you study these animals you have to remember that they are very basic animal, they are very lower phylum animal. तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑल द अपेंडेजेस दे डेवलप। तो पहला तो इनका हाथ ही नहीं है, इनके मतलब इनके प्रॉपर लिम्स नहीं है, ना ही इनके हेड पार्ट है, देयर बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल। तो फिर प्रोटेक्शन की बात कहाँ से आ जाती है? पहला तो सर्वाइवल होगा, फिर तो प्रोटेक्शन होगा। और प्रोटेक्शन के लिए अगर हम देखेंगे तो इनके पास क्या था, दे हैव दिस स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच आर हैविंग स्टिंगिंग सेल्स। निडेरियन में पढ़ा था, ठीक है। चलो, अब ये छोटा सा एक जेली फिश क्या अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा किसी से? तो प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन है कि उनके पास स्टिंग सेल या पॉइजन होना चाहिए। दैट इज ओनली वे, ठीक है। और क्या उसके इसके अलावा लड़ने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए उनके पास कोई दूसरा जो अपेंडेजेस है वो तो है ही नहीं, है ना। चलो, नेक्स्ट है गैस्ट्रोडर्म्स और डर्मिस, इसके बारे में बात पढ़ते हैं। सो दिस एक्चुअली दिस गिव राइज टू लाइक or basically this gastrodermis, if you so if we see inside the gastrodermis, so what we can see, there are plate like structure, comb plate like structures are there. How many? 8. कंगी करते हो ना कंगी, तो कंगी के जैसा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखेगा इसके बॉडी के अंदर। उसमें कितना नंबर होता है? 8 प्लेट्स, ठीक है। और उसमें हमें क्या मिलेगा? 8 प्लेट्स जो है कॉम प्लेट्स, उसमें सीलिया मिलेंगे हमें, विल फाइंड सीलिया। Now these cilia actually help this animal for locomotion. तो यहाँ पे देखो ये जो एनिमल है इसका लोकोमोशन थोड़ा सा अलग है। हमने भी देखा था जो जेलीफिश था उसमें हाइड्रो propulsion सिस्टम होता है, लेकिन इस पे लोकोमोशन के लिए सीलिया है। सो दिस इज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, इसको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल है टेनोफोरा, which is using the cilia for locomotion. So the Ctenophora is the largest animal in the animal kingdom, which animal is using cilia for their locomotion. Normally, the animal, those who are microscopic unicellular, they are actually using the cilia for the locomotion, not the bigger animal. But in this case, we can see this Ctenophora, they are using the cilia for their locomotion. ठीक है। Now, अच्छा, इसके अलावा और कुछ सेल मिलेंगे इनके पास। हाँ, एपिडर्मिस में अगर हम देखेंगे इनके पास दूसरे एक तरह का सेल है, तो उसको बोलते हैं मायो एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। ये जो मायो एपिथेलियम सेल है, इट इज जस्ट वर्किंग लाइक अ मसल के जैसा काम करता है। देन व्हाट दे हैव द नर्वस सिस्टम व्हिच इज नॉट वेल डेवलप्ड। इनके पास नर्वस सिस्टम भी होता है लेकिन वो बहुत ही प्रिलिमिनरी होता है, बहुत ही बेसिक होता है, ठीक है। यस, डिफ्यूज टाइप का होता है। चलो, now the inner cell, they have the cells which are present in the inner part of the body. Those inner cells, they are actually having the function of storage, and also they have germ cells, ठीक है।
And the most interesting thing is that there is a characteristic feature of this animal, that is they have photo cells. ठीक है, इनके पास एक बहुत ही स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, उसको बोलते हैं फोटो सेल्स. The photo cells, they have what? They have photo cells. इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है फोटो सेल्स. अभी जो फोटो सेल इसका काम क्या है? बिकॉज ऑफ द फोटो सेल दे हैव द बायोल्यूमिनेसेंस. बायोल्यूमिनेसेंस मतलब एनिमल विच कैन इमिट लाइट बाय देमसेल्फ, अपने बॉडी से जो लाइट इमिट कर सकता है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस. हाउ दे बिकम व्हाई दे आर बायोल्यूमिनेसेंस? बिकॉज दे हैव a specialized type of cell that is called photocell. ठीक है, तो इनके बॉडी में अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप के स्पेशलाइज सेल्स है, अलग अलग सेल अलग अलग काम करता है. जैसे कोलोब्लास्ट सेल, what is it functioning? It is helping it's help in capturing the food. Then myoepithelium cells, these are actually working like a muscle. Then they have nervous system, the specialized nervous system they have, diffuse type. Then inner part, they have cells which are having function of storage. They have storage, and also they have a photo cell which are actually help them to produce light. That's why they are bioluminescence. अपने आप से खुद light emit कर सकता है. Now this bioluminescence is a characteristic feature of the Ctenophora, and they are the largest animal which locomote with cilia. ये मैंने पहले आपको बताया. ठीक है, और अगर हम देखेंगे कि सीलिया में इसका अरेंजमेंट, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इफ यू स्टडी द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सीलिया इन केस ऑफ दिस एनिमल, then what we can see they're having 9+3 arrangement in their ultra structure. अभी तक आप लोगों ने सेल बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, तो जब सेल बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको ये 9+3 अरेंजमेंट क्या है, 9+0 अरेंजमेंट क्या है, समझ में आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन के केस में अगर हम देखेंगे इनका मतलब देखेंगे, आप स्टडी करेंगे तो क्या पता चलेगा? दिस एनिमल्स आर हार्मेफ्रोडाइट. ठीक है, एंड दे ओनली show, or they only have, and which way they do reproduce? They reproduce only by sexual mode. So they are reproducing sexually. asexual reproduction इनमें नहीं होता है. तो ये देखो डिफरेंस है हमारा जो निडेरियंस था उससे टेनोफेरा के बीच में, ये भी एक डिफरेंस है. ठीक है, चलो. So I'll show you that palm jelly image. So मैं अभी आपको टॉम जेली का इमेज दिखाता हूँ. So you can see these are the images of palm jelly. ऐसा दिखता है. ठीक है, तो अगर हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. एंड दे हैव बायोल्यूमिनेसेंस. दे हैव, देख के लगता है एलियन के जैसा है ना, बिल्कुल. इफ यू सी देम इट लुक लाइक एलियन, राइट? समझ में आया? चलो, so this is the diagram. This is the schematic diagram of this animal. तो अगर आप देखोगे, they have the mouth parts, then they have the pharynx, then the stomach, then they have the mesoglea, complex, ठीक है, and epidermis.
This is the schematic arrangement. चलो, कुछ लोगों ने पूछा था एंडोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बारे में, तो मैं एक बार फिर से विथ पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हो। द सेम आई सेंड यू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि द बॉडी वॉल ऑफ दिस एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स। पहला है एपिडर्मिस, दूसरा होता है गैस्ट्रोडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। क्या क्या होता है? एक होता है आउटर सेल विच इज अ सेंसरी इन नेचर विच सीक्रेट म्यूकस, एंड द एपिडर्मिस ऑफ द टेंटेकल्स दे हैव अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। एक नॉर्मल जो एपिडर्मिस है उनके बॉडी का, उसमें जो म्यूकस वो सीक्रेट होता है, और जो टेंटेकल्स होते हैं इस एनिमल में, वहां पे जो एपिडर्मिस है वहां पे एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, उसको बोलते हैं कोलोब्लास्ट सेल। इसका काम होता है फूड को कैप्चर करना। नाउ दिस कोलोब्लास्ट सेल्स आर एडेसिव एंड नेचर एंड हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ द फूड. Then apart from that, what they have myoepithelium cell which function like a muscle, and they have a nervous system which is well developed. ठीक है, ये हो गया एपिडर्मिस। नेक्स्ट होता है गैस्ट्रोडर्मिस, मतलब अंदर वाला पार्ट. Now this give rise to a canal. This give rise to a canal, and cells of these canals are different. Cells of these canal are, just give me 1 minute. Just please switch off this. Yes, okay. Now it give rise to a canal. अभी हमने डायग्राम में देखा, it give rise to a canal, and the cells of these canals are different. अलग अलग तरह के cells होते हैं. Now inside the gastrodermis, what we can see, we can find there are comb plates. How many comb plates we'll find? There are 8 comb plates. Now these comb plates are nothing but comb canals. ये comb plates actually में क्या है? These are nothing but these are canal system actually. These are comb canal. comb जैसा है, और उसमें क्या होगा आपको? We'll find that cilia is there. Now this cilia which actually help in the locomotion. That is why we can say that this is the largest animal which actually help, which use the cilia for the locomotion. अभी अंदर भी मैंने अभी थोड़ी देर में पिछले पेज में मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पे कि inside this that gastrodermis, so there's a canal like system, and they have different types of cells give rise to canal, and cells of these canals are different. तो क्या क्या cells मिलेंगे हमें gastrodermis के अंदर? Inner cell which functions as a storage cell or germ cell. They also have photocells which shows the bioluminescence. Bioluminescence is a characteristic feature of what? Ctenophora. And they are the largest animal which locomote with cilia. ये मैंने आपको पहले बताया. And then what I discussed with you, that cilia is actually having the ultra structure which is 9+, which have 9+3 arrangement, and they are hermaphrodite. And this is the diagram. देख लो एक बार. क्लियर है? समझ में आया? Anyone is having any doubt? After the class, I will send the PDF. That is my headache. You don't think about that. You tell me you have any doubt or not. Everything I will send. Don't worry. I will send in the PDF format. Then you have to make the notes. देखो मैंने आपको इमेज भी दिखाया ना, तो अभी फिर से इमेज देखो और बताओ सीलिया कहाँ पे है. देखो कहाँ पे है सीलिया. दिखा? हाँ, ये सिर्फ हर्मेफ्रोडाइट ही होते हैं. ठीक है.
चलो, सो ये फाइलम बहुत छोटा था, ये हो गया। हम नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्लैटीहेलमिंथस। शैल वी स्टार्ट द नेक्स्ट फाइलम? प्लैटीहेलमिंथस, अब जिसको बोलते हैं फ्लैटवर्म। Platyhelminthes or flatworms. So they are actually dorsoventrally flattened. Their body is actually dorsoventrally flattened. That's why we call them as flatworm. मतलब आपने रिबन देखा होगा, रिबन, इनका बॉडी बिल्कुल वैसा रिबन जैसा होता है, टेप जैसा होता है। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, मतलब डॉर्सल और वेंट्रल साइड से मतलब एकदम चपटा होता है, एकदम प्रेस्ड होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, and they are the first group of animals where we can see that bilateral symmetry and triploblastic. So ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछेगा कि फर्स्ट एनिमल कौन सा था जिसमें दोज हु आर एक्चुअली ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो वो होगा प्लैटीहेलमिंथस, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलैटरल सिमेट्रिकल। बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले जो एनिमल थे जिसमें बाइलैटरल सिमेट्री आया, और आपका those who are actually first triploblastic, so they were these platyhelminthes, और जिसको हम कहते हैं flatworms। ठीक है, नेक्स्ट, they also show organ level of organization. What they show? They show organ system, organ system of organization। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है सेफलाइजेशन। सेफलाइजेशन, सेफलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब कौन बताएगा? They were the first animal where the civilization happened for the first time। मतलब ये पहला एनिमल था एनिमल किंगडम में जिसका हेड फॉर्मेशन हुआ था फर्स्ट टाइम। इसके पहले कोई भी, इसके पहले जो एनिमल थे उसमें हेड फॉर्मेशन नहीं थे। दिस एनिमल वाज द फर्स्ट एनिमल व्हिच एक्चुअली डेवलप द हेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो कितना सारा देखो फर्स्ट टाइम हुआ है, एक तो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, दूसरा है बाइलेटरल सिमेट्रिकल, तीसरा है आपका हेड फॉर्मेशन। ये सब पहली बार हुआ इस एनिमल में, तो दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे बॉडी कैविटी, डू दे हैव बॉडी कैविटी? नो, दे डू नॉट हैव एनी बॉडी कैविटी, सो दे आर एसिलोमेट। दे आर एसिलोमेट, दे डू नॉट हैव एनी बॉडी कैविटी। ठीक है, दे आर एसिलोमेट। नाउ अभी ये जो फ्लैटवर्म्स होते हैं ना, मैक्सिमम क्या होते हैं ना, दे आर एंडोपैरासाइट। एंडो पैरासाइट, maximum this maximum animal of this phylum belong to this phylum are endoparasite। endoparasite मतलब एनिमल के बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहता है एज अ पैरासाइट, होस्ट के बॉडी के अंदर एज अ अंदर पैरासाइट बॉडी के अंदर रहता है। तो फ्री लिविंग इनके जो होते हैं बहुत ही मिनिमम होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री लिविंग एनिमल इन दिस फाइलम इज वेरी लेस। ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू व्हिच आर फ्री लिविंग। अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं एंडोपैरासाइट का, जैसे कि लीवर फ्लू। ठीक है,
then tapeworm, liver fluke, ठीक है, tapeworm, ठीक है। अच्छा, फ्री लिविंग में जैसे प्लानारिया, फ्री लिविंग में जैसे प्लानारिया, फ्री लिविंग जैसे प्लानारिया, ठीक है। तो ज्यादातर ये जो जो आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनमें ज्यादातर हमें एंडोपैरासाइट मिलेगा, और कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग जैसे कि प्लानारिया एग्जाम्पल, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट देखो, नॉर्मली हाउ डू दे सर्वाइव? दे सर्वाइव directly on the nutrition what they can get from the host body directly. And how do they excrete? Excretion कैसे होता है? For excretion they are having a specialized type of cell. Those cells are known as phlegm cell. ऐसा होता है, ठीक है। So these are phlegm cell like this. इनको flame cell क्यों बोलते हैं? Because the cilia what they have like this, it look like flickering of a flame. That is why they are called flame cell. ठीक है, they are called flame cell, and these are cilia. Cilia. ठीक है, so they are a monotelic animal. They are a monotelic. They are a monotelic. That means they release ammonia, and for excretion, the organ what they have, the specialized structure they have, that is the flame cell. And the flame cell is also known as solanocytes. Flame cell का दूसरा नाम क्या है? Solanocytes. ठीक है, और इसका एक नाम है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटोनेफ्रिडिया। सोलानोसाइट भी बोल सकते हैं, दूसरा क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, दे डू नॉट हैव और दे डू नॉट नीड डाइजेस्टिव सिस्टम। इनको डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए ही नहीं। क्यों? बिकॉज दे डायरेक्टली टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल, सॉरी होस्ट बॉडी, तो उनको डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। So they don't need any digestive system because they are getting the nutrition directly from the host animal. ठीक है, but digestive system किसमें होता है? in case of free living type, जो free living platforms होते हैं उसमें ये digestive system उनमें हो सकता है, उसमें होगा, क्योंकि वो तो free living है, so that's why they need the digestive system. Next है nervous system. In case of this platform, the nervous system is which type? It is ladder type. It's a ladder type nervous system. That means the nerves are interconnected with the help of transverse connection of the transverse nerve. Now, what about the reproductive system? The reproductive system कैसा होता है? They are hermaphrodite. They are hermaphrodite. ठीक है, सब मैंने ज्यादातर most of them of hermaphrodite. But their body structure, which actually they have, it allows them to to actually perform or to do cross fertilization. The body structure is also because they are very their bodies in the length of the body is more, so because of that it helps them, and they can actually perform the process of, or they can perform the cross fertilization. Even their hermaphrodite, they can do cross fertilization.
ठीक है। एंड द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों ही हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी हो सकता है डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट भी हो सकता है फर्टिलाइजेशन, इंटरनल होगा। ठीक है, जैसे प्लानारिया के केस में कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होता है, लेकिन टेप वॉर्म के केस में लार्वल स्टेज होता है। तो वो जो डेवलपमेंट मैंने बताया डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब लार्वल फॉर्म हमें दिख भी सकता है, मिल भी सकता है, लार्वल फॉर्म हमें नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो देखो, फ्लेम सेल जो होता है, दे आर हैविंग अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ सेल व्हाट दे हैव इन देयर डी। नाउ दीस सेल्स आर एक्चुअली लुक लाइक, एक मिनट इसको खोलने दो, या so flame cells are specialized type of cell which these animals are having inside their body. Now these cells, they're having stereocilia which are actually appearing like a flickering of a flickering appearance, जैसे फ्लिकरिंग अपीयरेंस होता है बिल्कुल वैसा दिखता है। सो एक फ्लेम जैसा दिखता है, इसीलिए इस सेल है फ्लेम सेल, जिसका दूसरा नाम होता है सोलैनोसाइट्स, और एक दूसरे नाम है, इसको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, फ्लेम सेल इज प्रेजेंट इनसाइड देयर बॉडी। ठीक है, क्लियर है सबको? Function of flame cell is excretion. गैंग्लिया हमें इसमें ऐसे नहीं दिखता है, ये लैडर टाइप का होता है। इनमें जो जो नर्वस सिस्टम होता है दैट इज लैडर टाइप। Yes, in some animal we can see direct development, sorry, in some we can see direct development, in some we can see इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया, प्लानारिया में कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होता है तो उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, टेप वॉर्म में लार्वल स्टेज होता है तो उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। समझ लो। किसी को डाउट है कुछ? नाइस क्वेश्चन, जय कुमार ने पूछा, सर व्हाट अबाउट द लोकोमोशन। अभी मैंने बोला मैक्सिमम एंडोपैरासाइट है, तो उसको लोकोमोशन करना जरूरी है क्या? खुद बोलो। If they are living inside the host cell, host animal body, do they need any locomotion? तो तुम्हें खुद ही आंसर पता है।
सम आर फ्री लिविंग, तब जब फ्री लिविंग का एग्जांपल डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा ना तब। देखो ध्यानेश्वरी, आपने पूछा सर प्रोटोनेफ्रिया एक बार बताओ, प्रोटोनेफ्रिया कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, आप लोग ज्यादा सोचो मत, मैंने आपको पहले ही बताया है, जितना समझा रहा हूं पहले उतना समझो। सिंपल बात है, हर एनिमल में मैंने बताया था एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं। तो जो फ्लैट वॉर्म है इनके केस में जो सेल है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है सोलैनोसाइट, एक स्पेशलाइज टाइप का सेल होता है, जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी कह सकते हैं, जिसको सोलैनोसाइट्स भी कह सकते हैं, कॉमनली फ्लेम सेल भी कह सकते हैं। उसका डायग्राम मैंने बना के दिखाया, उसमें स्टीरियोसीलिया होता है, सीलिया जो है इट लुक लाइक अ फ्लिकरिंग अपीयरेंस जस्ट लाइक अ फ्लेम, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ फ्लेम सेल कॉमनली। ठीक है, एंड इसका फंक्शन होता है एक्सक्रीशन, दैट्स ऑल। क्लियर है? Yeah, today actually what happens, I forgot to inform all of you. Osmoregulation. Osmoregulation का मतलब होता है to maintain the ionic or solute concentration balance in your body. So there are two types of animal in this world: osmoregulators and osmoconformers. Those who can control or those who can actually maintain a constant osmotic balance in their osmoregulation in their body, they're called osmoregulators. Those who can't, they're called osmoconformers. ठीक है? अच्छा, अभी क्या है, एक चीज बताना चाहता था मैं आप लोगों को, बिकॉज माई इंटरनेट टुडे, माई इंटरनेट इज हैविंग सम इशू, this is actually under maintenance, the connection and the entire line in my area is under maintenance, so that is why I'm taking class from the mobile internet. So you may have some disruption because of the speed variation. If you have something like that, you please let me know immediately at that time. ठीक है? Now am I audible to all of you? सबको बोर्ड दिख रहा है? देखो मैंने यहाँ पे अभी मार्क किया, लिखा, कुछ लिखा मैंने ब्लू कलर से, कुछ अभी मतलब लाइंस बनाए। इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस। टुडे देयर इज अ नेटवर्क इशू in my area. The network provider is actually, and the entire network is under maintenance. ठीक है? So that's why today I think I will not get any internet, or probably. So I'm trying to take all my classes with the help of mobile internet until you all are okay. जब आपको काम नहीं होगा, सुनाई नहीं देगा, तो मुझे बताना, मैं बंद कर दूंगा, कोई बात नहीं। जय कुमार पूछ रहा है सर, टेल अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। टाइप्स ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे नहीं पता, तुमको पता है तो बताओ। ऑस्मोरेगुलेशन का भी टाइप्स होता है तो बता दो। ऑस्मोरेगुलेशन का कोई टाइप नहीं होता है, जो एनिमल ऑस्मोरेगुलेशन करता है या नहीं करता है उसके बेसिस में वी कैन कैटेगराइज द एनिमल इन टू कैटेगरी। एनिमल को बोलते हैं हम, ठीक है? एक होता है ऑस्मो रेगुलेटर, एक होता है ऑस्मो कन्फर्मर्स। एक अपने आप में आपके बॉडी के अंदर मतलब जो सॉल्यूट, और देखो ऑस्मो रेगुलेशन का पहले मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इज दिस, दैट ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, मतलब बॉडी में जो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है, आयनिक बैलेंस है, वो कांस्टेंट रखना, उसको मेंटेन करना। तो कुछ एनिमल जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं कॉन्स्टेंटली, और कुछ एनिमल है एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अपने आप को बदल सकते हैं। तो जो मेंटेन करते हैं कांस्टेंट ऑस्मोटिक बैलेंस या ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करते हैं जो, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। जो नहीं कर सकते उसको कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है क्या बहुत ज्यादा, या और सम टाइम? इज इट ओके टू कंटिन्यू द क्लास? अगर ज्यादा ब्रेक हो रहा है तो फिर क्लास मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है?
समटाइम मीन्स यू कैन एडजस्ट ना, समटाइम होगा तो मुझे दोबारा पूछो और मुझे मेंशन करो सर वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है, तो मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है चलो। सो लेट अस टेक द एग्जांपल। तो हमने अभी जो फ्लैट वर्म्स है उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में पढ़ लिया, जो फाइलम है उसके बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो सबसे पहला एग्जांपल है दैट इज टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम, टेनिया सोलियम जिसको हम बोलते हैं टेप वर्म। उसको हम बोलते हैं टेप वर्म। Now, this also this worm is known as pork tapeworm because it present in the pig muscle and it actually uh, it completes its life cycle in pigs only. But इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो डायजेनेटिक होता है। देखो डायजेनेटिक का मतलब क्या होता है? डायजेनेटिक इसका मतलब होता है कि एनी parasite when they complete or they actually has to complete their life cycle in two hosts, then that type of parasites are known as they are actually having digenetic life cycle. जैसे अभी इस केस में जैसे कि टेप वर्म के केस में जो होस्ट होता है इनका, ये होता है दो होस्ट होते हैं, एक होता है पिग, दूसरा होता है ह्यूमन। तो ह्यूमन जो होता है इट इज एक्चुअली प्राइमरी होस्ट और जो पिग होता है वो सेकेंडरी होस्ट होता है। ठीक है। So the host in which the sexual reproduction, which in the host in which the sexual reproduction it takes place or it completes, is known as the primary host, and the other part of the life it completes in other host, that is known as secondary host. ठीक है। होस्ट एक्सप्लेन करो। होस्ट मतलब कोई भी पैरासाइट, पैरासाइट जो है वो तो एक एनिमल है और वो जिस एनिमल के बॉडी के अंदर रहता है वो उसके लिए होस्ट है। जैसे अभी यहाँ पे देखो टेप बॉम्ब किस किस के बॉडी में मिलेगा हमें? एनिमल जो है कौन सा है? ह्यूमन के बॉडी में मिलेगा और पिग के बॉडी में मिलेगा। तो यहाँ पे पिग और ह्यूमन दोनों होस्ट है। अब इसमें हमने थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है किसके बेसिस में? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, किस होस्ट के बॉडी में, किस होस्ट के अंदर होता है टेप वर्म का, या टेप वर्म किस होस्ट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? दैट इज द आंसर इज ह्यूमन। ठीक है। बाकी का जो लाइफ वो कहाँ पे बाकी का जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर कहाँ पे करता है? पिग के बॉडी में। ठीक है। इस तरह इसके बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी होस्ट। ठीक है। चलो, तो टेनिया सोलियम को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो आई विल ड्रॉ द डायग्राम टू शो यू। This is the head part of the Taenia solium, and they have, this is the neck part. Then they have the body like this. ठीक है। एक मिनट थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। ठीक है। चलो, they have the hooks and suckers like this. I'm drawing here. Also they have, so this is the head part.
So these are what? These are hooks. Now by using these hooks, they are actually get attached with the body of the host cell. Okay, and these are suckers. Okay, now this is the head part. It is also known as calyx. Calyx. Then they have the neck part. This is the neck. Then they have the body. ठीक है, उसमें आप एक चीज ध्यान देना कि जितना ये बॉडी नेक के पास है उतना वो नैरो है, और जितना आगे बढ़ रहा है उतना ज्यादा वाइड हो रहा है. ठीक है, जितना आगे जाएगा उतना वाइड हो जाएगा. नाउ आफ्टर द नेक द पार्ट व्हाट इज दैट इज कॉल्ड स्ट्रोबिलस. स्ट्रोबिलस. और नेक का दूसरा होता है प्रोस्ट्रोबिलस. तो बॉडी को तीन पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं. होता है स्कोलेक्स, दूसरा होता है प्रोस्ट्रोबिलस, तीसरा होता है स्ट्रोबिलस. ठीक है. Now the scolex is a bulb-like or head-like structure, and then what we can see that there is a narrow body from the head part. There is a narrow body part which is dorsoventrally flattened. Then when it will extend into a long ribbon-like part or body. अगर हम देखेंगे, so as we actually go towards the end of the body, we can find that it becomes little more wider as compared to the neck region. ठीक है, एंड टुवर्ड्स द एंड इट फाइंड वाइडेस्ट. जितना हम आगे जाएंगे, जितना उसके एंड पार्ट तक चलेंगे, वो उतना ही ज्यादा वाइड होता रहेगा. ठीक है. देन आफ्टर द नेक द पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज स्ट्रोबिलस व्हिच इज अ सेगमेंटेड पार्ट. हम देख सकते हैं, मैंने बनाया तो सेगमेंट होता है बहुत सारा, एंड दिस पार्ट सेगमेंटेड पार्ट व्हिच आर नोन एज प्रोग्लोटिड्स. ये जो सेगमेंटेड पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिड्स. क्या बोलते हैं? तो ये प्रोग्लोटिड्स जो होते हैं ना, ये अलग अलग तरह के होते हैं. ये बेसिकली प्रोग्लोटिड्स वी कैन सी. एक होता है इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स. मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, क्या है? प्रोग्लोटिड्स. एक होता है इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स, दूसरा होता है मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, तीसरा होता है ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स. Immature proglotids, they do not have, they do not actually, they do not have any sex organ, or they are not fully formed, they are not fully mature. और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे आप देखना जो फैक्ट्री का जो आपका प्लेटफॉर्म होता है, प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म होता है, तो उसमें देखना एक जगह पे बन जाएगा, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है. तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है. जो नेक रीजन है वहाँ पे जो आपको प्रोग्लोटिड्स मिलेंगे वो इमैच्योर होते हैं, और धीरे धीरे वो जितना मैच्योर होंगे तो ये सेगमेंट्स आगे बढ़ता रहेगा. ठीक है, इस तरह करके आगे बढ़ता रहेगा. Then mature proglotids, they have the sex organ. Then the private proglotids, that means in this segment, it is the last segment and have the ureter, which is filled with a cyst where the fertilization actually takes place. So gravid मतलब completely mature हो चुका है, sexually सेक्स ऑर्गन भी डेवलप हो चुके हैं, सिस्ट उसमें है, और वो इनके बॉडी के लास्ट पार्ट तक चला जाएगा मैच्योर मतलब इस स्टेज में, एंड देन फ्रॉम देयर इट विल गेट डिटैच. ठीक है, तो धीरे धीरे ये जो लास्ट पार्ट होता है ये डिटैच हो जाता है. ठीक है, लास्ट पार्ट जो है वो डिटैच हो जाता है. इसके अंदर हमें क्या मिल सकता है? इसके अंदर हमें ऐसे सिस्ट मिलेंगे और प्रॉपर डेवलप जो सेक्स ऑर्गन है वो बन जाएंगे. ठीक है, तो ये सेगमेंट जो है वो नेक पार्ट से बन के यहाँ से धीरे धीरे मैच्योर होने के बाद जो एंड पार्ट है वहां से ये डिटैच हो जाता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोलाइसिस. क्या कहते हैं इसको? एपोलाइसिस. दिस प्रोसेस इज नोन एज एपोलाइसिस. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एपोलाइसिस. नाउ फर्टिलाइजेशन इज सेल्फ एंड इंटरनल, एंड देयर fertilization is internal, and these cysts which are actually present, they are also excreted out from the body with the fecal matter. अब ये जो
अभी ये जो आपका सिस्ट है, जो कि एपोलाइसिस हुआ ना, एपोलाइसिस के by the process of apolysis what is happening, the segment which is actually get matured, that is the gravid, it will get detached from the body, and when it get detached from the body, what will happen, it will can also come out from the body of the host along with the feces. तो feces जो है host का जो feces है उसके साथ ये जो cyst है ये सब निकल जाएंगे, ठीक है, cyst जो है वो निकल जाएंगे because of along with the feces, ठीक है. Now as we have seen that scolex part is have the hook like structure along with the suckers, and they are actually 4 suckers. अगर हम देखेंगे तो उसको कितने suckers मिलेंगे हमें, 4, and 1 sucker is completely visible, 2 suckers we can see that half visible in the diagram I have drawn. मैंने जो डायग्राम बनाया तो उसमें अगर आप देखोगे तो जो suckers है वो आपको completely दिखेगा, सिर्फ एक और 2 हाफ दिखेगा, और 4th वाला वो पीछे रहता है बैक साइड, and they also have 2 hooks. उसका मेन काम क्या होता है, to it is the main function of the hook is attachment. The main function of the hook is attachment. Now due to the apolysis what happened, apolysis होता है इसीलिए क्या होता है, जो segment है वो धीरे धीरे कहाँ पे चला जाएगा, the segment है it will actually detach and it will actually get out along with the feces of the host, ठीक है. So due to apolysis, the segments are actually lost, that is the gravid proglottids, and they come out with the fecal matter, and the cysts are enter inside the pig's body, and when they consume it, तो ये fecal matter से क्या होगा, जो पिग है, पिग जो आपको पता है वो तो डर्टी जगह में रहता है, गंदी जगह पे रहता है, तो वहां से अगर मतलब पिग के बॉडी में वो चला जाएगा जब, देन द cyst will deposited under the muscle of the pig. अब जब पिग के बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, जो पिग का जो बॉडी है उसका जो मसल्स है, ठीक है, मसल के नीचे, स्किन के नीचे, मसल के नीचे वो जाके जमा हो जाएगा, ठीक है, ये सिस्ट. तो ये am I audible to all of you? Okay, just give me a minute. अच्छा, कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा एक बार बताओ मुझे, सबको हो रहा है क्या? अभी मैंने जो भी समझाया कितने लोगों को समझ में आया, बताओ. Whatever I have discussed, how many of you understood completely? अभी समझ में जो नहीं आया इसका रीजन क्या है, रीजन बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द वॉइस और अदर रीजन? तो फिर ऐसे करके कैसे क्लास होगा, आपको तो सुनाई नहीं दे रहा है. व्हाट टू डू?
That is a problem of mobile data. Mobile data से class लेना बहुत मुश्किल है. It's very difficult. Yeah, many students are saying, sir, cannot hear the complete sentence. So if you're not able to hear the complete sentence, then how can you understand? चलो मुझे बताओ, ग्रेविड प्लॉग्लोटिस एंड आपका इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स एंड मैच्योर प्रोग्लोटिड्स में क्या डिफरेंस है? मैंने अभी जो पढ़ाया कि ग्रेविड प्लॉग्लोटिड्स, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स एंड इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स, क्या डिफरेंस है बताओ? And the body of the tapeworm or the Taenia solium can be divided into 3 different parts. What are the 3 parts? And how many hooks and how many suckers this animal or this tapeworm is having? बोलो, जल्दी से बोलो. Suckers, yeah, 4 suckers, 2 hooks. Very good. And what are the different parts of the body? What is the name of the different parts of the body of this animal? Head, neck and strobulus. Neck को ही हम कहते हैं prostrobulus. Immature proglottids have immature organs, scolex, necks and strobulus, as it's written on the screen. Yes. Okay, let me try it again. Chalo, let me try it again. Let's see how many of you. If you're facing any problem, then tell me. Now, let us discuss the structure of the tapeworm, body structure. So first of all, the tapeworm, they have a proper, like head. So first time the cephalization is actually, it can be seen in case of the flatworm. हमने जो discuss किया था शुरू में. So scolex is a bulb-like structure. It's a head-like structure, and there is a narrow part after that. We can see that is called neck or prostrobulus. And after that, what is the part and what are the body part is there? That is called strobulus. And the strobulus part is segmented. It is a long ribbon-like structure, and towards the neck, towards the head part or near to the neck part, it is very narrow, and the end towards the end part, it is the widest. ठीक है? अब ये जो strobulus है, strobulus is having lot of segments, जिसको हम कहते हैं proglottids. अब ये proglottids भी 3 तरह के होते हैं. होता है mature proglottids, दूसरा होता है mature proglottids, दूसरा होता है ग्राविड्स. जो मैच्योर प्रोग्लोटिड्स है, इट इज प्रेजेंट इमीडिएटली नियर टू द नेक. नेक के जो सेगमेंट्स है, जो प्रोग्लोटिड्स है, वो इमैच्योर है. उसमें कोई भी सेक्सुअल और सेक्स ऑर्गन फुल्ली मैच्योर उसमें मैच्योर नहीं है. और मैच्योर प्रोग्लोटिड्स मतलब थोड़ा और मैच्योर हो गया. ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स मतलब कंप्लीटली रेडी है, जिसमें की प्रॉपर सिस्ट भी है. And what happened, like at the end part of, from the end part of the body of this animal, the mature proglottids and that is the gravid proglottids, they get detached. जब ये completely बन जाते हैं, ready हो जाते हैं, then they get detached. And because they get detached, the segments get detached. It is actually coming out along with the feces of the animal. And when it come out along with the feces of the animals, so then what happened? It is consumed by the pig. And when it is consumed by the pig, it also come inside the body of the pig. Now, when it come inside the body of the pig, where it gets settled? It gets settled under the muscle, under the skin of the pig. ठीक है? तो जो पिग का मसल होता है, जो स्किन के नीचे मसल होता है, वहां पे जाके ये जो प्रोग्लोटिड्स है, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, ये जाके वहां पे सेटल हो जाता है, यहाँ पे जाके रहता है. ठीक है? इससे होता क्या है? लेट मी शो यू. अच्छा, अभी एक चीज और कि the process by which gravid proglottis is actually detached from the body of the tapeworm or the Taenia solium, that is called apolysis. That process is called
एपोलाइसिस। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एपोलाइसिस। ठीक है, नाउ लेट मी शो यू। इफ दिस इज द स्किन, सॉरी, दिस इज द मसल ऑफ द पोर्क। ये मसल है, तो मसल के ऊपर यहाँ पे स्किन होगा, तो स्किन ऐसा होगा। क्यों ऐसा होगा? रीजन इज दैट the cyst they get deposited here and they are actually forming a bumpy or fluffy appearance on the skin of the pork. तो अगर इसको हम प्रेस करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, तो जो पोर्क का स्किन होगा उसके ऊपर ऐसा बम्पी और फ्लफी अपीयरेंस होगा। इफ यू टच इट, इट विल गो इनसाइड, सो इट बिकम बम्पी एंड फ्लफी। सो इस तरह का कंडीशन हो जाएगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मीजिली। इसको क्या बोलते हैं? मीजिली पोर्क। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मीजली पोर्क। तो जो पोर्क होता है, पोर्क का जो मीट होता है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से खरीदना चाहिए जो भी कंज्यूम करते हैं उनके लिए। क्योंकि अगर किसी उसके उसके स्किन के ऊपर इस तरह का बम्पी अपीयरेंस है, विच आर एक्चुअली फ्लफी एंड स्पंजी, so there is a possibility that under the skin this cyst or this gravid proglottids are present. So whenever, if anyone is consuming that pig meat without proper treatment, proper cooking, so the possibility is is there that that the human who is consuming that meat will also get affected or infected by this flatworm. समझ में आया? मीजली पोर्क क्या है, एपोलाइसिस क्या है? ऐसे करके तो आपको कितना बार भी मैं एक्सप्लेन करूं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वॉइस ब्रेक हो रहा है ना यार, कैसे समझ में आएगा? वॉइस ब्रेकिंग के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं 10 बार भी बोलूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कितने लोगों को नहीं समझ में आया बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ वॉइस? बताओ फटाफट, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ वॉइस ब्रेकिंग? या आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट टुमारो, दैट इज नॉट इशू। बट अभी का स्टेटस बताओ, आज का। कितने लोगों को समझ में नहीं आया बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ वॉइस? मोबाइल इंटरनेट में क्या होता है ना, थोड़ा सा नेटवर्क अप एंड डाउन होता रहता है, दैट इज वाई। ठीक है, बाय टुमारो आई थिंक इट विल बी ओके, ठीक हो जाएगा। नॉट अंडरस्टूड, काफी लोगों ने लिखा है। चलो, so what shall I do? Shall I explain it again? So what shall I do? Shall I continue the class or shall I leave? Yeah, I will explain it again tomorrow, don't worry, Kalpesh. ओके, चलो 1 मिनट। लेट्स गुड आइडिया। ठीक है,
बॉडी का पार्ट्स तो समझ में आ गया है ना कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वन इज योर हेड, अनदर वन इज योर प्रोस्ट्रोबिलस और द नेक एंड द स्ट्रोबिलस. इतना तो क्लियर है ना. चलो. Now actually what happens from the neck region, what happened from the neck region, new proglottids are formed. ठीक है. And from the last part, the gravate proglottids are detached. Gravate proglottids, they are detached. ठीक है. Now this process is called apolysis. जो सेगमेंट है बॉडी का वो नेक पार्ट से शुरू होता है, बनता है और वो मैच्योर होते होते लास्ट पार्ट में चला जाता है. एंड फ्रॉम देयर इट गेट डिटैच्ड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपोलाइसिस. ठीक है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपोलाइसिस. नाउ fertilization is internal. Fertilization is internal and self. Because the proglottids detach from the end part, it gets excreted out along with the feces. ठीक है. So because it is getting detached, so as a result it is actually getting released from the body of the animal along with the feces. So feces के through body से निकल जाता है. Then because it is consumed by these animals, that is because it is consumed by the animal pig, so that it actually goes inside the body of the pig. ठीक है. So in the pig body, cysts are deposited under the skin. Cyst जो होता है आपका, these are matured structure, reproductive structure which actually help in the process of reproduction. Cyst मतलब जिसमें मेल जो फीमेल गैमेट जो होगा उसी में रहता है. After it get mature, the gamete will get fused and finally the reproduction will be done. ठीक है. So it is the cysts are present inside the
skin. So present under the skin and form mesolypore. इससे क्या होता है, क्या 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 होता है? मीजिली स्पेलिंग होता है MESLY, measly pork. ठीक है. In this case, what happened? The skin of the pork or the pig is actually become bumpy and fluffy and it's spongy. If you touch it, it will come back. And under that, all the cysts are present. And if someone is actually taking this pork without proper treatment, then there is a possibility that the same person will also get infected by this. ठीक है, by this. As a result, the human also get infected and they can also have that tapeworm inside their body. ठीक है, ठीक है. तो होता क्या है, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. Suppose if this is the man. So from here, fecal matter, consumed by pigs, and as a result, the pig have measly. Bumpy skin. ठीक है. And under the skin of this pig, the cysts are present. तो अगर हम थोड़ा डायग्राम बनाएंगे, मान लो कि ये मसल है, पिग के मसल है, और बिल्कुल मसल के ऊपर में ऐसे जो स्किन होगा, स्किन के नीचे यहाँ पे ऐसे सिस्ट जाके जमा हो जाएंगे. लॉट ऑफ सिस्ट विल बी देयर. सो दिस आर सिस्ट. अब कोई भी अगर व्यक्ति अगर इस तरह के पोर्क को कंज्यूम करेगा, ये जो पोर्क है, ये जो जिसमें सिस्ट है, इस तरह का बम्पी अपीयरेंस है, इसको हम बोलते हैं मीजिली पोर्क. ठीक है. वैसा अगर बीफ में होगा तो उसको बोलेंगे मीजिली बीफ. ठीक है. और इसको अगर कंज्यूम करेगा तो क्या होगा, उसे भी इन्फेक्शन हो सकता है. किसका? फ्लैटवर्म का. अभी समझ में आया? इज इट क्लियर? क्षितिजा कुछ पूछ रही है. लास्ट एक बार बताओ, फ्लैटफॉर्म का क्या बताना है? क्षितिजा बताइए, आप कौन सा डाउट है वो बताओ. व्हाट इज योर डाउट?
मिजिली पॉर्क के बाद कुछ तो था ही नहीं ना। मिजिली पॉर्क मैंने बताया कि मिजिली पॉर्क अगर कोई कंज्यूम करेगा बिना ट्रीटमेंट के, अगर उसको अभी मिजिली पॉर्क मतलब अभी सिस्ट होगा ना उसमें बहुत सारा, तो अगर किसी ने अगर उसको बिना ट्रीटमेंट के, ट्रीटमेंट मतलब अच्छे से अगर कुक नहीं किया हाई टेम्परेचर में, इसीलिए पॉर्क जब खाते हैं तो ये बोला जाता है, पोर्क और बीफ जो खाते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर में उसको कुक करना चाहिए, तब जाके उसको कंज्यूम करना चाहिए। अदरवाइज अगर ये सिस्ट किसी ह्यूमन के बॉडी में चला जाएगा तो उनको भी ये प्लेटफॉर्म का जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है ना। सो दैट इज द रीजन। ठीक है, चलो लास्ट 2 पॉइंट बता के मैं आज छोड़ दूंगा। बाकी का जो नेक्स्ट एग्जांपल्स है टेप फॉर्म का हम कल पढ़ेंगे। चलो, अब देखो डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट इनके केस में कैसा होता है, दे हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यू कैन सी, एंड देयर आर 2 लार्वल स्टेजेस वी कैन सी। इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, उसमें 2 तरह के लार्वल स्टेजेस हमें दिखता है, एक होता है हेक्सोकैंथस, दूसरा होता है सिस्टीसिरकस। ठीक है, एक होता है हेक्सोकैंथस, हेक्सोकैंथस, दूसरा होता है सिस्टीसिरकस। सिस्टीसिरकस, ठीक है। अभी जो सिस्टीसिरकस है ना, ये बेसिकली क्या करता है ना, दीज लार्वा, लार्वल स्टेज है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही होगा ना गौरव। तो ये जो सिस्टीसिरकस है, तो सिस्टीसिरकस जो है, ये जो लार्वल स्टेज है, इट एक्चुअली इन द लार्वल स्टेज इट इन्फेक्ट द इंटेस्टाइनल वॉल एंड इट गेट अटैच विद द हुक्स एंड द सकर्स इन द इंटेस्टाइनल वॉल। ठीक है, एंड द डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय दिस टेनिया सोलियम, इट इज नोन एज टीनियासिस। ठीक है, टीनियासिस, the disease caused by this Taenia solium worm is called teniasis. इसके अगर सिम्टम्स अगर पूछेगा तो क्या होगा, सिम्टम्स विल बी एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेन, बहुत क्रैम्प आएगा, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, और इंटरनल ब्लीडिंग होगा, क्योंकि जब आपके इंटरनल स्ट्रक्चर में, आपके इंटेस्टाइन में अगर कोई एनिमल जो हुक्स एंड सकर से आपके वहां पे अटैच हो गया तो ब्लड लॉस हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। ठीक है, और ये जो सारे अभी मैंने डिस्कस किया, जो प्लेटफॉर्म की जो एग्जांपल मैंने डिस्कस किया, टेनिया सोलियम, दे आर एनएरोबिक इन नेचर। ठीक है, so they don't need any oxygen for their respiration, so that is why they are more dangerous. ठीक है, चलो आज यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल और दूसरा जो फाइल है हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे भी आज नेटवर्क का थोड़ा इशू है। लिखा है, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बार बार, टीनियासिस, टेनिया। ठीक है, yeah, I will send the PDF, don't worry. ठीक है, so I'm closing the session for today, we'll meet tomorrow. Thank you.